अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशफाक खालिद है और आज हम डिस्कवरी मेथड पे बात करेंगे। जी, डिस्कवरी इज़ टू डिस्कवर विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो चीज़ पहले से मौजूद है, जो हक़ाइक़ पहले से मौजूद हैं, कहीं छुपे हुए हैं, उनको फाइंड आउट करने का नाम डिस्कवरी है या दरियाफ्त करना है। डिस्कवरी मेथड इज़ एक्चुअली नॉट ए मेथड but approach and systematical process. It is a way of approaching problems. It provokes thought process. सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था जीरोम ब्रूनर और हिल्डा टाबा ने 1960s में। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव इज वेरी लिटिल ऑन कंप्लीशन ऑफ द कंटेंट, बट ऑब्जेक्ट इज ट्रेनिंग ऑन थॉट प्रोसेस। असल मकसद इसका ये नहीं है क्योंकि प्रोसेस को आपने कंटेंट को मुकम्मल करना है, लेकिन आपने जिस प्रोसेस सिस्टमेटिकल प्रोसेस पे जाना है, बेशक आपका कंटेंट मुकम्मल हो या ना हो, आप मंजिल मकसूदा पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन आप उन मराहल में से गुजरेंगे ज़रूर जो किसी दूसरी सिचुएशन में अगर डाला जाए तो आसानी से वहाँ पे आप जो है ना वो उसको अबूर कर सकते हैं। अगर आप डिस्कवरी अप्रोच को देखें तो उसके 3 मेथड हैं। पहला मेथड है ओपन डिस्कवरी मेथड, दूसरा है गाइडेड डिस्कवरी मेथड, तीसरा है डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, जो ओपन डिस्कवरी मेथड है, ये जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, जिनकी अपनी अपनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया कायनात वसी है उनके लिए, वहाँ पे वो तजर्बात करते हैं, नित नए तजर्बात करते हैं, चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, नाकाम भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं, फिर वो उन्हीं से फिर लॉज और प्रिंसिपल्स बनते हैं और इस तरीके से चीज़ जो है ना वो जारी व सारी रहती है। इसका एक्चुअली क्लासरूम से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरा है गाइडेड डिस्कवरी मेथड। असल में ये जो मेथड है ये तलबा के अंदर जो है ना वो हाई ऑर्डर थिंकिंग को क्रिएट करता है। जैसे एवेल्युएटिंग है, एनालाइजिंग है और क्रिएटिंग है। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग असल में ये सिस्टमेटिकल प्रोसेस जो है ना वो क्रिएट करता है और जिसकी मदद से स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिकली हो जाता है। तीसरे नंबर पे है इनकी डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड। डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड जैसा ये भी ओपन डिस्कवरी मेथड की तरह होता है, जिसमें एक डिडक्शन को आपने वेरीफाई करके इंडक्शन में तब्दील करना होता है। ये तकरीबन साइंटिफिक मेथड के करीब होता है। तो अब अगर हम क्लासरूम एप्लीकेशन पे आ जाएं, उस्ताद किस तरह इसको क्लासरूम में अप्लाई कर सकता है। पहली बात तो यह है कि मिसाल के तौर पे उस्ताद ने बच्चों को सॉल्युबिलिटी पर लेक्चर दिया है, हल पजीरी पर लेक्चर दिया है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो है ना वो कॉन्सेप्ट दिया है। तो उस्ताद ये सवाल उठाता है, हाउ ऑयल फ्लूट्स ऑन द वाटर, यानी तेल जो है पानी में हल क्यों नहीं होता। इस सिलसिले में वो जो क्लासरूम एप्लीकेशन में जो उस्ताद जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के किसी एक ग्रुप को मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स देगा। उन लिक्विड्स में सिर्फ एक लिक्विड जो है ना वो ऑर्गेनिक होगा, बाकी जो है ना वो इनऑर्गेनिक होंगे। अब उसने तालिब इल्म ने अपनी इनकी मिक्सिंग करके ख़ुद मालूम करना होता है कि इनमें जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन कौन सा है। तो ये एक तरीका है क्लासरूम में एप्लीकेशन का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे उस्ताद ने पोलिनेशन पढ़ाई है क्लासरूम के अंदर। उस्ताद बच्चों को सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का कंसेप्ट देना चाहता है। उस्ताद क्या करेगा कि बच्चों से कह देगा कि फ़लाँ फ़लाँ पर्टिकुलर एरिया से आप यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल जो है ना वो फूल लेके आएँ और फिर क्लासरूम में डिसेक्ट करके उनको एनालाइज करके बताएं जो है ना वो इसमें एंड्रोशियम कहाँ पे है, गायनेशियम कहाँ पे है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या स्टेमन या जो भी है वो वहाँ पे वो एनालाइज करेगा, उसको बताएगा। तो ये भी एक तरीका क्लासरूम की एप्लीकेशन के लिए हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उस्ताद ने वाटर पोल्यूशन के बारे में बच्चों को बताया है और वो बताया है कि किस तरीके से जो जानदार चीज़ें हैं वो पानी के अंदर किस तरह रहती हैं।
फिर उस्ताद बच्चों से कहता है कि आप जो है ना वहाँ नियर बाय जो एक फैक्ट्री है उसका जो केमिकल बाहर निकलता है उसमें देखें वो मछलियाँ जो मुर्दा जानदार या मछलियाँ जो डेड फिशेस फ्लूट क्यों कर रही हैं वहाँ पे। तो वो तालिब इल्म जो है वो फिर वहाँ पे जाएगा, वो केमिकल लेगा जो पानी में शामिल होता है, फिर वो जो गुजरने वाला नाला है उससे भी केमिकल लेगा, फिर उसके बाद हो सकता है वो डेड फिश को भी ले ले, फिर वो पीएच पेपर से जो है ना वो उसको एग्जामिन करेगा, फिर वो ये साबित करेगा कि किस तरीके से इस पानी में चूँकि ऑक्सीजन नहीं थी इस वजह से जो है ना वो ये मछलियाँ सांस नहीं ले सकें और जो है ना वो मर गई। तो मुख्तलिफ तरीके हैं आप यहाँ पे एप्लीकेशन के, आप जो है ना वो डिस्कवरी मेथड के लिए। तो उस्ताद को चाहिए तो महीने में 1 या 2 बार जो है ना वो स्टूडेंट्स को डिस्कवरी मेथड में से गुजारना चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो मॉड्यूलर हो, ग्रुप की शक्ल में बच्चे इस तरह बैठे कि मेज़ के इर्द गिर्द जो है ना वो 3 से 4 बच्चे हों और वो अच्छे तरीके से जो भी उनको प्रोजेक्ट दिया जाए उनको अच्छे तरीके से जो है ना वो कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला ड्रॉबैक इसका यह है कि टाइम लिमिट है, कि इसमें वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बाज़ का लग जाता है। उस्ताद को जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बच्चों को देने चाहिए जिसके लिए वो मतलूबा वक्त में पीरियड में वो मुकम्मल हो जाए, या घर के लिए भी अगर देनी है कोई चीज़ तो मतलूबा 1 दिन के अंदर जो है ना वो चीज़ मुकम्मल हो गई। दूसरे नंबर पे है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ना अदारे के पास, ना जो स्टूडेंट्स के पास, पेरेंट्स के पास इतने वसाइल नहीं होते कि बाज़ का जो है ना वो इस किस्म की डिस्कवरी अप्रोच पे जो है ना वो खर्च कर सकें। तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि ऐसी डिस्कवरी करवाई जाए जो करिकुलम रिलेटेड हो, जिसका बाद में बच्चों को फ़ायदा वो हो। कोई ऐसी जो है ना वो करवा दी जाए जिसमें जो करिकुलम रिलेटेड ना हो, तो इसके लिए बच्चा चलो प्रोसेस में तो गुजर सकता है लेकिन फिर उसका वो जो डबल फ़ायदा होना है करिकुलम का या इम्तहानात में, उसका फ़ायदा जो है ना वो नहीं होता है। तो आखिर में इसको सम अप करते हैं कि ये वो सिस्टमेटिकल अप्रोच है, प्रोसेस है जो कि क्रिएट करता है 3 चीज़ें बच्चे के अंदर। वो कौन सी चीज़ें हैं? एवेल्युएटिंग है, एनालाइजिंग है और क्रिएटिंग है। यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चे के अंदर अगर आपने क्रिएट करनी है तो इस अप्रोच को, डिस्कवरी अप्रोच को फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लासरूम में अप्लाई करना पड़ेगा।